हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग अपने पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि अपन ने देखा था फिजिक्स के कौन से ऐसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है और मैथ्स में भी कौन से हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है जो कि मतलब अपन के लिए बिट सेट में ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाए। इसी तरीके से आज अपन मैथ्स को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि पार्ट 2 के अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें अपन किन पे ज़्यादा भी फोकस कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके जाना है, बट जो लोग अभी जैसे रिवीजन के लिए अपने पास थोड़ा टाइम कम है तो आप इन जो टॉपिक्स हैं इन पे फोकस पहले कर लीजिए और बचे हुए टॉपिक्स को फिर उसके बाद देख लीजिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज भी रहता है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें भी अपन इंपॉर्टेंट की बात करें तो फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है एंड फंक्शंस एक बड़ा चैप्टर है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डोमेन रेंज से तो आप एक मान के ही चलिए कि आता है। और इसके बारे में अपन यहाँ पहली टेक्निक्स देख चुके हैं कि आप ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, जिससे आप जो आंसर निकालना मतलब बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने जो जेई मेंस के अपनी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो डाले थे वहां पे भी ये चीजें कवर करी थी। सेम चीज गोज फॉर द रेंज, ठीक है। तो रेंज वाले क्वेश्चन में अब आपको उल्टा रिवर्स प्रोसेस लगानी पड़ेगी, तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। देन जो अपने बहुत कॉमन फंक्शंस होते हैं जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, देन स्पेशली जो है मॉड्यूलस फंक्शन, और अपना कौन सा हो जाता है दूसरा गिव फंक्शन। ये दो जो है इनसे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है इनके ग्राफ बनाना ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्स जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप नॉर्मल अप्रोच से जाएंगे कि भाई मॉड्यूलस में जाके मैं रेंज को ब्रेक करूं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा अगर ग्राफ्स के अप्रोच से जाएंगे तो ग्राफिकल अप्रोच हमेशा आपका क्वेश्चन में हेल्प करेगा। देन फंक्शंस के अंदर कंपोजिट फंक्शन जो हो जाता है अपना, ठीक है, गॉफ और फॉग ये वाले जो चीजें लिखते हैं अपन, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड बस एक पैटर्न अपन को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा जा रहा है, तो उसके बेस पे अपन इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। देन बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी की तरीके से मेंशन किया जाएगा। तो ऑन टू, वन वन, मैनी वन, देन इनटू, ये सब फंक्शन अपन को पता होना चाहिए। इवन ऑड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब फंक्शंस में आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी आ रही है सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाउंडेड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ऊपर ऊपर से एक बार उनकी डेफिनेशन तो याद रखिए और सबका एक एग्जांपल समझ लीजिए ताकि आपको मेन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। देन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये आपको निकालते आना चाहिए। तो फंक्शंस में अपन लगभग चीजें देख चुके हैं। लिमिट्स जो हो जाता है, लिमिट्स में यार जितने भी आपके स्टैंडर्ड वाली लिमिट्स होती है वो सब अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल चीजें नहीं होती है, तो ये वाले आपको केस पता होना चाहिए। और लिमिट्स में अगर अपन बात करें तो यार लिमिट्स को अपन लास्पिताल रूल से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको नहीं पता है वो एक बार इसको जाके देख लीजिए। अगर आपका जो फॉर्म रहता है वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, तो अपन को दोनों साइड ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट तब तक करते रहना रहता है जब तक अपन को एक सही वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। ये वाले फॉर्म को हटाना रहता है। तो ये जो है बहुत ही ईजी मेथड हो जाता है कई बार क्वेश्चंस में, तो इस मेथड का आप ध्यान रखिए। फिर अपन बात करें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके भी आप देख सकते हैं बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इतना ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटीज अलग अलग तरीके की समझ लीजिए। डिफरेंशियबिलिटी में ये समझ लीजिए कि किस तरीके से, मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो पहले ये चेक अपने आप ही हो जाता है कि वो फंक्शन पक्का कंटिन्यूस रहेगा। तो ये वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कि ए और बी दोनों निकालो, और इस टाइप के क्वेश्चन अपन जेई मेंस में भी देखते आए। तो ये चीज आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देन एओडी डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 स्टार मार लीजिए, क्योंकि एओडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो एओडी में अगर अपन बात करें तो जितने भी अपने थ्योरम्स है, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो अपने मोनोटोनिसिटी होता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि अपन को रेंज के लिए चेक करते हैं, तो वो चीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट्स नॉर्मल के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो वो चीज आपको देख के जानी है। तो यहाँ पे मैं जो ये थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ इसमें अगर आप देखें तो थ्योरम में अपने वो आ जाते हैं जो कि जैसे मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, देन रोल्स थ्योरम, देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो इसकी मदद से जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में जितने मैंने टॉपिक्स बोले ये आप देख के जाएंगे तो एक अच्छा खासा वेटेज जो है कवर करते हैं। अब अपन बढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। डिफिकल्टी लोगों को यार इंटीग्रल कैलकुलस में ही ज्यादा आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस ज्यादातर लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अब दिक्कत इंटीग्रल कैलकुलस में आती है, तो अभी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम अपने पास काफी कम बचा है, तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं कि आपको किस तरीके से चीजों को रिवाइज करना चाहिए। बेसिक इंटीग्रल सारे देख लीजिए, जहां पे मतलब मेथड बाय सब्सटीट्यूशन जो अपन फॉलो करते हैं वहां पे समझ लीजिए कि बेसिक इसमें किस तरीके से क्या चीजें सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है, ये आपका काम हो गया। देन डेफिनेट इंटीग्रल्स पे पढ़िए। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में अपन को क्या देखना है, सारी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीरियोडिक फंक्शंस वाली। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से देख के जानी है।
कम प्रॉपर्टी से लिस्टेड, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, वो प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल हर एक का देख लोगे आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है इंटीग्रल कैलकुलस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखिए। अब ये चीज हो गई, बेसिक इंटीग्रल हो गया, देन डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, देन एरिया अंडर द कर्व्स पे बढ़िए। तो एरिया अंडर द कर्व्स में आप यार ज्यादातर क्वेश्चंस को मतलब ग्राफ जब आपने उसका क्रिएट कर लिया तो उसमें मैंने आपको याद होगा जेई मेंस के टाइम भी बताया था कि आप कुछ ऐसे शार्प कॉर्नर टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कोई कर्व आ रहा है तो अपन ने उसको ट्राइंगल जैसा बना लिया और उसकी मदद से अप्रोक्सीमेशन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये चीजें पता होनी चाहिए कि पैराबोला को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करिए तो इनके बीच का जो एरिया रहेगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन में टाइम सेव करती है, ये सब टेक्निक्स ही अपन को काम आने वाली है बिट साइड में। देन अगर अपन अगले इसकी बात करें तो फिर लास्ट में जब अगर आपके पास टाइम बचा तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में जितना बचा हुआ पार्ट है उन पे जाके नजर मारिए। तो जो अपनी सब्स्टिट्यूशन में अगर बहुत सारी क्योंकि प्रॉपर्टीज दी रहती है कि भाई इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा फंक्शन देखे तो ये सब्स्टिट्यूट करो, तो फिर उन पे नजर मार सकते हैं। बाकी मेन यही है कि बेसिक इंटीग्रल समझ लेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि आपने प्रॉपर्टी यूज की और फिर कुछ एक बेसिक इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, तो वो उसकी मदद से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आपके मेथड दिए वो सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, और स्पेसिफिक अगर अपन ध्यान दें तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया, होमोजीनियस वाला हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इंपॉर्टेंट है, और लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मस्ट है, तो इससे क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब अपन बात करें तो अगला जो है अपना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है वैसे तो, और लेकिन अगर मतलब उसका क्वेश्चन जो रहता है पीएनसी के साथ मिक्स होकर आता है, तो पीएनसी अगर आप लोगों का अच्छा है तो आपको प्रोबेबिलिटी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बात करें इसके अंदर जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिंपल रूल्स होते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। वो सेट थ्योरी में जो आपने यार फॉर्मूलेस पढ़े रहते हैं ना, वही प्रोबेबिलिटी में उसमें आगे पी साइन लग जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके जो फॉर्मूले सेम तो जो सेट में पढ़े रहते हैं तो वही इसमें वो लगते हैं, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। अब अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, देन टोटल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, देन बेस थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो वो चीजें रहती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी एज ऑल अगर अपन बात करें तो पूरा कंबाइंड चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ना कोई सेक्शन से कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही रहता है। तो प्रोबेबिलिटी तो यार आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, ऐसा अपन छोड़ नहीं सकते कि उसमें कोई टॉपिक मैं बोलूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये चार मैंने लिख दिए यहाँ पे स्पेसिफिक, बट आपको ट्राई करना है कि आप पूरे चैप्टर को देख के जाए। स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में अगर अभी अपने पास टाइम कम बचा है तो अपन जो स्पेसिफिक देख सकते हैं मीन अपन ऑलरेडी कवर कर लेते सीक्वेंस सीरीज में, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मीडियन की बात करें, मीडियन इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन मोड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर अपन को वो देख के चलना है कि ग्रुप डेटा है अनग्रुप डेटा है, तो सारे केसेस अपन को पता होना चाहिए। देन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है यार अपनी आइडेंटिटीज हो जाती है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अपन बात करें तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटीज में तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन वैसे सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व हो जाते हैं कि आप यार कोई वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आइदर 0 डिग्री 30 डिग्री, इनसे भी काम नहीं बने तो कोई और एक एंगल, जो अपने नोन एंगल्स है ना उनकी मदद से क्वेश्चन ज्यादातर हो जाता है आइडेंटिटीज वाले सॉल्व। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत छोटा चैप्टर है तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज है बट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और अपन को ट्राई करना है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स जैसे भी इसमें दिया हो ट्राई करिए कि उसको टेन इनवर्स में ले आइए, क्योंकि टेन इनवर्स की आइडेंटिटीज बहुत ईजी है याद रखना, तो उसके मदद से अपना क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होता है। तो होपफुली यार ये जितनी मैंने आपको टिप्स बताई है ये आपको हेल्प करेगी आपके बिट साइड में, और अपन ने ट्राई किया है कि आपको किन किन चैप्टर्स पे जो है स्पेसिफिक फोकस रखना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो है अपने बिट साइड ब्रोशर में वो सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है। अब सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल नहीं दिया है इसका मतलब क्या वो पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जो है सर्कम रेडियस, इन रेडियस, देन इस टाइप के जो भी ऑर्थो सेंटर, ये सारे टर्म्स आप कब पढ़ चुके हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़ ही चुके हैं, तो उन दोनों का मिक्स करके ही तो बनती है अपनी सारी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिखा तो चौंकिएगा मत, इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के भी। तो मैंने यार लगभग ट्राई किया कि पूरा अपन इस वीडियो में वो चीजें देख पाए जो अपने बचे हुए टॉपिक्स थे। तो आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है, जितना सिलेबस हो सके उतना पॉसिबल यार पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन बैठ के लगाए, बट ठीक है थोड़ा सा मतलब जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको थोड़ा सा देखिए कि उनका अप्रोच किस तरीके से, और वो चीजें आपको मदद कर सकती है। तो होपफुली ये वीडियो आपका काम आएगा बिट सेट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई एक शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।